और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और मेरे साथ हैं मैं अश्वनी जी। आज एक और अंक लेकर आपके सामने हाजिर हैं और जैसे आप जानते हैं कि हम नए नए विषय लेकर आते हैं और साथ ही में हमारे साथ होते हैं स्टूडियो में हमारे विषय विशेषज्ञ। तो अश्विनी बता देते हैं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम क्या है। बिल्कुल किसान मित्रों, गेस्ट से भी आपके हम मुलाकात कराएंगे, उनसे बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले नीरा क्यों ना हम अपने किसान मित्रों से एक छोटी सी बात कर लें, जो कि इस तरह से कि अक्सर मौसम बदलता है तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हम अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखते हैं और इसी से जुड़े हुए हमारा जो पशुधन है उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। भाई हमारे जो किसान मित्र हैं वो समझते हैं इस बात को कि कितना कीमती धन है, तो उसको संभाल कर रखते हैं, उनको हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं, पाला पड़ता है तो उससे भी बचाते हैं। तो हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं। लेकिन किसान भाइयों, कुछ जगह पर कई बार जल्दबाजी के चक्कर में लापरवाही हो जाती है या किसी और काम में आप उलझे होते हैं तो जो पशुओं की देखभाल है वो कहीं मामूली सी पीछे छूट जाती है। तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि अगर कुछ ऐसे भाई अभी इस तरह की उनसे नज़रअंदाजी हो गई है तो भाई वो अपने पशुओं का ध्यान रखें। और क्योंकि आज का हमारा विषय भी पशुओं पर आधारित है तो आज का हमारा विषय है पशुओं में होने वाला गलघोंटू रोग। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके बचाव के क्या कारण हैं और अगर ये रोग लग जाए तो पशुओं का किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ने के दो माध्यम है, आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और सवाल पहुंचाने के लिए आपको डायल करना होगा 01123421608 और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करें 9868868753। बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए अपने सवालों की लिस्ट लेकर और जो भी आपकी परेशानियां, जो भी समस्या आपके सामने आ रही है पशुओं में गलघोंटू रोग को लेकर, तो वो आप हम सब तक पहुंचाइए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर KL खुराना जी। आप पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और इसी के साथ अब सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा आज का विषय है पशुओं में गलघोंटू रोग और उसकी रोकथाम, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि गलघोंटू है क्या। गलघोंटू की बीमारी जो है ये एक कीटाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। इसका अंग्रेजी नाम हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं हम इसे जी। और बैक्टीरिया जो है पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया एक होता है, उससे ये होती है जी। तो आमतौर पे ये भयानक और अति भयानक बीमारियों की उसमें आती है, कैटेगरी में आती है जी। और गाय और भैंस में ये बीमारी होती है सबसे ज्यादा। भैंसों में अति भयानक होती है, गाय में भयानक किस्म की होती है ये जी। तो इस बीमारी से क्या होता है कि जैसे इसका नाम ही है गलघोंटू, गले में सूजन आती है। वो सूजन पहले शुरू होती है नीचे जबाड़े के नीचे से, उसके बाद वो धीरे धीरे गर्दन पे जाती है और जब बहुत ज्यादा होती है तो नीचे पैरों तक वो सूजन उसकी चली जाती है जी। पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और पशु की सांस में घुर घुर की आवाज आती है और कई बार वो आवाज खास करके भैंस में इतनी तेज होती है कि गांव में आप 3 घर दूर में आपको पता लग जाएगा कि यहाँ गलघोंटू का केस है जी। इतनी जोर से आवाज आती है। तो इसके फिर अलग अलग नाम है, कोई इसको घुरखा कहता है, कोई इसको डखा कहता है, कोई इसको अषाढ़िया कहता है क्योंकि अषाढ़ के महीने में होती है ज्यादा ये, और इस तरीके से अलग अलग इसके नाम है, पर ये अति भयानक बीमारी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान मित्रों की बहुत भयानक बीमारी है तो इसका बचाव भी बेहद जरूरी है। और डॉक्टर साहब अब बचाव की बात है तो हम बचाव के लिए
शुरुआत में कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? देखिए, बरसात से पहले ये जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है पास्चुरेला मल्टोसेडा, ये सबसे ज्यादा जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी होती है जब बहुत ज्यादा, तो उसमें ये पनपता है, बड़ी तेजी से पनपता है ये कीटाणु। तो उसी समय ही ये बीमारी ज्यादा होती है। तो हमें देखना यह है कि लगभग सभी राज्यों में और इसका रोग-रोधक टीका लगता है। अप्रैल मई के महीने में लगता है। तो किसान भाइयों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टीका जरूर लगवाएं। अब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि यार नहीं, टीका लगेगा ना, वो दूध कम देगी भैंस। वो जो दूध कम देती है, वो इंजेक्शन, आदमी को भी टीका लगता है तो परेशान होता है, सुई लगती है, तो वो 1-2 दिन के लिए होता है। लेकिन अगर आपने उस 1-2 दिन के दूध के चक्कर में नहीं लगवाया तो अति भयानक बीमारी है। और भैंसों में लगभग 90 से 100% इसका मृत्यु दर है। गाय में 70 से 100% मृत्यु दर है इसका। जी, तो काफी गंभीर बीमारी है। इसका मृत्यु दर जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा डराने वाला है। तो डॉक्टर साहब, ये जरूरी है कि हम हमेशा पशुओं का बचाव रखें। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई खास उम्र है इस बीमारी को लगने की, या अगर कोई छोटा बच्चा है, कुछ माह का है, या उसको भी ये बीमारी लग सकती है? आमतौर पे ये बीमारी जो जवान पशुओं में ज्यादा होती है, लेकिन ऐसी कोई उम्र की सीमा नहीं है जी। 1 साल से ऊपर के पशु किसी को भी होते हैं, जवान पशुओं में ज्यादा होती है, पर किसी भी आयु में पशु को हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ना कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमारी जब आती है तो हम थोड़ा सा उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो लक्षण की जहां तक बात है, इसमें पशु को बहुत तेज बुखार होता है जी, और बुखार एकदम से 106-107 तक चला जाता है। आपको पता होगा कि गाय भैंस का आमतौर पर जो नॉर्मल बुखार होता है वो 101 होता है। अच्छा। तो 106-107 तक चला जाता है, और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में ये सांस में जो घुर-घुर की आवाज आती है जी। तो सबसे बड़ी चीज इसमें आपको सोचने की है कि जैसे ही किसी पशु में ये होती है बीमारी, उस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बड़ी तेजी से एक पशु से दूसरे पशु को फैलती है। वो मुंह से उसके राल आती है, थूक निकलती है, मुंह से पानी निकलता है, नाक से निकलता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से भी जो आंसू आते हैं उसमें भी वो बैक्टीरिया होता है। अच्छा। तो वो पानी में पशु ने मुंह डाला तो पानी उसका जो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, दूसरा पशु वो पानी पिएगा तो उससे उसको बीमारी हो जाएगी। और हवा में भी जो है, जैसे बिल्कुल पशु साथ साथ बंधे हुए हैं, तो हवा से भी एक कीटाणु दूसरे पशु को जा सकता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जैसे ही कोई पशु बीमार होता है उसको आप अलग करते हैं। ठीक है। मृत्यु दर जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा है। अगर पशु मर जाता है दुर्भाग्यवश, तो उसको ऐसे खुले में नहीं डालना चाहिए जी। क्योंकि खुले में डालेंगे तो वो उसका कारण बनेगा बीमारी फैलने का। उसको जमीन में दबाना चाहिए। और जहां वो पशु बंधा हुआ था वहां पानी में अच्छे से फिनाइल डाल के और चूना डाल के उस पूरे को कीटाणु रहित करना चाहिए एरिया को, तभी वहां कोई दूसरा पशु जाए जी। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई अगर चारा दिया है पशुओं को तो वही चारा उठा करके अगर किसी और के आगे रखते हैं, किसी और उस पशु को बिल्कुल नहीं देना, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। गलघोटू में खास करके आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे, हम हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जिससे कि अंदाजा हो जाए कि इस पशु को गलघोंटू बीमारी हो गई है। पहचान की जा सकती है। कई बार देखा है कि हम किसी और कामों में व्यस्त रहते हैं या हमें लगता है कि हम उसको देख नहीं पाते रोग को, और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर शुरुआती कुछ इस तरह के लक्षण हैं जिनको कि देखकर हम अंदाजा लगा सके कि अब गलघोंटू हो गया है और अब इस पशु को बाकी से अलग रखने की जरूरत है। देखिए, जब अति भयानक रूप में बीमारी आती है जी, तो पता ही नहीं चलता, पशु अचानक से मरना शुरू हो जाते हैं जी। और भयानक बीमारी में ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, पशु को एकदम से बुखार होएगा 106-107 और पशु बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, जैसे सिर नीचे रख के बैठ गया, बिल्कुल ढीला है, और थोड़ी देर में 4 या 5 घंटे में उसकी सांस से वो घुर-घुर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो यही इसके मेन लक्षण है उसके। और उन सब ये देखते ही आप बाकी पशुओं का बचाव कीजिए। उसके बाद जैसे ही किसी पशु में हल्का सा पशु ढीला होता है, सुस्त होता है, तो तुरंत उसको आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज शुरू करें। तो बचाव का एक तो मैंने आपको बताया कि रोग रोधक टीका किसान को तुरंत लगवाना चाहिए, जरूर लगवाना चाहिए, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिस इलाके में बीमारी होती है उसमें हमें दिन रात बिल्कुल चौकस रहना चाहिए कि किसी पशु को अगर थोड़ा सा भी सुस्त हो रहा है, लग रहा है थोड़ा ढीला है, दूध कम देना कम कर दिया,
तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, बुखार नाप के उसको अगर हम उस टाइम इलाज शुरू कर देंगे तो पशु बच सकता है उससे। जी, तो ये तो सावधानी की बात रही डॉक्टर साहब। अब एक और सवाल आता है कि अगर पशु इन बीमारियों से ग्रसित है, जो हमारी गाय भैंस है, तो उन्हें हम किस तरह का चारा दे सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये या तो भयानक होती है या अति भयानक होती है। तो ये कुछ घंटे की बीमारी होती है। अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बीमारी 3 दिन तक चलेगी, नहीं तो 4-6 घंटे में पशु का जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो चारा तो आप नॉर्मल उस समय जो उपलब्ध है चारा, आप कोई भी चारा दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पशु के गले में इतनी सूजन हो जाती है कि वो खा ही नहीं पाता, उस समय सुस्त हो जाता है, बुखार इतना हो जाता है। वैसे चारे की ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आप ये चारा दें या ये चारा ना दें। और रख रखाव की अगर हम बात करें तो किस तरह के टेम्परेचर में या कहा जाए किस तरह के एनवायरनमेंट में पशु को रखना चाहिए? देखिए, अगर तो वो पशु जैसे बीमार हो गया जी, उसको तो आपको दूसरे पशुओं से अलग करना है और कोशिश करें कि उसको आप अंदर रखें। खुले में आपने पशु बांध दिया, वहां से दूसरे पशु जा रहे हैं, पता लगे वो बीमारी लेके जा रहे हैं जी, तो उसको एक मतलब अलग से स्थान पे उस पशु को रखना है आपने। जी, तो काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर KL खुराना, और आज का हमारा किसान मित्रों विषय है पशुओं में गलघोटू रोग, इसकी बचाव और रोकथाम। तो इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ से और ज्यादा बातचीत करेंगे। आपके सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं, आप हमें कॉल करते रहिए। और क्यों ना नीरा, अब हम एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। और अंतराल से पहले एक बार मैं टेलीफोन नंबर बता देती हूं। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो डायल करें 011 और उसके बाद हमारा टेलीफोन नंबर डायल करें 23421608। हाँ, तो बने रहिए किसान मित्रों, आप किसान की बात कार्यक्रम के साथ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो फिर से किसान मित्रों, आपका स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। और आज का हमारा विषय है पशुओं में गलघोटू रोग, इसकी बचाव और रोकथाम। और आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9868868753 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज भेज सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं गलघोटू बीमारी की, तो आपने बताया कि गाय भैंसों में ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है और जो हमारा पशु है वो कई बार 3 से 4 घंटे में ही उसका जीवन समाप्त हो सकता है। जी। तो ये बहुत गंभीर है। तो इसमें बचाव के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, रोग रोधक टीका पूरे देश में ये लगाया जाता है और मेरे विचार से मुफ्त लगाया जाता है। किसान भाइयों को उसका टीका जरूर लगवाना चाहिए, तो उसी से ही उसका बचाव हो सकता है। बीमारी होने के बाद बचाव के साधन बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके कारणों की, कि कारक क्या इसका हो सकता है, तो किसकी कमी से ये, अगर हम बात करें कि किस चीज की कमी से गलघोटू जो है ये होता है पशुओं में? अगर हम कमी की बात करते हैं तो साफ सफाई की कमी है। अच्छा जी।
अगर मतलब साफ सफाई आप नहीं रखते, जैसे मैंने आपको बताया था कि वातावरण में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो अगर आपका साफ नहीं है तो कीटाणु विषाणु गंद में ही जो है, गंदे स्थान पे ही वो बढ़ते हैं, उनका बढ़ाव होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, आइए सुनते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी सर, मैं एक तो सर ये देश को बधाई देना चाहूंगा कि देश में इतना दूध उत्पादन हो रहा है सर। जी जी सर, एक मेरा प्रश्न है कि ये अगर गलघोटू हो जाए तो ये माँ से बच्चे को भी हो सकता है, और जो मनुष्य दूध का अगर सेवन कर ले तो मनुष्य का भी कोई खतरा है सर? नहीं, मनुष्य को कोई खतरा नहीं है। पास्चुरेला मल्टोसिडा जो इसका कीटाणु है ना, ये मनुष्य में नहीं होता, मनुष्य को बीमारी नहीं करता, लेकिन भैंस के बच्चे को, जो गाय या भैंस का जो बच्चा है ना, उनको हो सकता है। जी, सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि अगर इसको क्योंकि जब ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसका रोकथाम ही इसका एकमात्र उपाय जैसे हम कह सकते हैं ना, इलाज की तो बात ही नहीं पैदा होती। अगर 3-4 घंटे का ही समय अगर हमें मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप? दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में जो है एक पशु को बीमारी हुई है, अगर घर में और पशु हैं, आसपास में जो पशु हैं, तो हमें दिन रात सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे ही पशु में थोड़ा सा भी लगता है पशु सुस्त है या बुखार बढ़ रहा है तो तुरंत हमें उसको निकट के पशु चिकित्सालय में जाके उसका इलाज करवाना चाहिए। तो ताकि वो कीटाणु मतलब मृतक दर तक बढ़ने से पहले हम उसको कंट्रोल कर लें। जी, तो काफी अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब। अब जिस तरह से मौसम का बदलाव हो रहा है तो जो हमारे पशु हैं अभी, तो उनकी जो पशुशाला है हम उसमें कोशिश करते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था रखें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कौन से कदम हो सकते हैं, इंतजाम हो सकते हैं जिनसे कि हम अपने पशुओं को बेहतर हवा भी दे सकें और सर्दी से भी उन्हें बचा सकें? ठीक है, एक मूल सिद्धांत होता है जब आप कोई पशुओं के लिए कोई घर बनाते हैं, गाँव में पशुशाला बनाते हैं, उसकी जो खिड़की है, अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में कई बार बड़ी तेज हवा चलती, ठंड से चलती है, उसकी जो खिड़की का है स्तर वो पशु की ऊंचाई से ऊपर होना चाहिए, ऊपर, ताकि सीधी ठंडी हवा पशु के शरीर को ना लगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा एक चीज क्या करते हैं, हम रात को तो अंदर बांध देते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठा के बाहर निकाल लाते हैं उसको। अब 4 बजे से ज्यादा ठंड होती है, ठीक है ना, तो उसमें किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि जब अंदर बांधा है उसको तो उसको धूप निकलने के बाद या कम सुबह 7-8 बजे ही उसको बाहर निकालें। आपने रात को उसको बचा लिया, अगर सुबह की ठंड में आपने उसको बाहर निकाल दिया तो आपका सारा प्रयास और मेहनत बेकार है, बेकार जाएगी। और डॉक्टर साहब, कई बार हमारे किसान भाई जो तसले में आग वगैरह रख देते हैं पशुशाला के अंदर, तो वो कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, कमरा बंद करके अगर आप उसमें आग जलाते हैं तो उसमें आपको पता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पशु भी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, मनुष्य भी सांस में ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन अगर कमरे में खत्म होएगी तो पशु के लिए भी उतनी घातक है जितनी मनुष्य के लिए घातक है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कमरा गर्म करना है, ठीक है, लेकिन धुएं का निकास और उसमें हवा का आगमन रहना चाहिए ताकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए सुनते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, मैं यूपी लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राजा जी। जैसे पशुओं की बात चल रही है यहाँ पे जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ पशुओं को टीका जो लगते हैं जी, तो ये क्या क्या समय रहता है और कौन कौन समय पे इनके टीके देखना जरूरी होता है? जी, क्योंकि टीके अगर हम लोगों को जानकारी टीकों की नहीं होती है तो पशु हमारा तभी ज्यादा जो है बीमार होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसके विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरा टीके कब लगे और कौन कौन लगे, इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताएं। हम उत्तर भारत की जैसे बात कर रहे हैं तो एक तो आपको पता है मुंह पका खुर पका रोग जो है काफी परेशान कर रहा है, ठीक है, और दूसरा गलघोटू जो आज का विषय है, गलघोटू का टीका बरसात से पहले जी, अप्रैल या मई के महीने में लगता है और वो जरूर लगवाना चाहिए। और जहां तक मुंह पका खुर पका की बात है वो साल में आजकल 2 बार लग रहा है। पहले होता था कि वैक्सीन लगाते थे तो उसकी क्षमता 1 साल तक रहती थी, इफेक्टिव होता था जी। फिर 9 महीने हुआ। अब आजकल क्योंकि वो विषाणु अपना रूप बदलता रहता है तो अब वो हर 6 महीने के बाद आपको मुंह पका खुर पका का टीका लगवाना है। और जहां बैल वगैरह प्रयोग होते हैं या जवान पशुओं में एक गलघोटू के साथ साथ एक लंगड़ा बुखार होता है जिसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं,
तो आमतौर पे गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीका साथ साथ लगते हैं। तो आपको राजा जी वो जवान पशुओं में खास करके आपको लंगड़ा बुखार का टीका भी लगवाना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि हमारे जो कॉलर हैं उन्होंने जो सवाल पूछा, सवाल तो वाकई में बहुत एक अच्छा सवाल था, पूछा जाने लायक सवाल था, क्योंकि जब हम रोकथाम की बात करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें सही समय पता है, इलाज पता है, तो भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, नियमित जांच तो पशुओं में कितनी जरूरी है, और क्या कुछ ऐसी चीजें निर्धारित हैं या समय निर्धारित है कि जब हमें पशुओं की जांच करवानी चाहिए? देखिए, नियमित जांच की अगर हम बात करते हैं तो खास करके जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्य में होती हैं जी, उनकी जांच करवानी अति आवश्यक है। जैसे टीबी की जांच होती है। जी। डॉक्टर साहब माफी चाहेंगे, ये इस सवाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ज्ञानचंद बोल रहा हूँ जी। जी ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल बताइए। अगर भैंस को अगर उसके प्रेग्नेंट हो तो उस समय गलघोटू हो जाए तो उसके बच्चे पे क्या असर आता है? जी, भैंस को अगर गलघोटू होता है तो भैंस के बचने के साधन जो है बहुत कम होते हैं, बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो बच्चा तो उसके अंदर ही है, वो तो वैसे ही चला जाएगा ज्ञानचंद जी। तो उम्मीद है ज्ञानचंद जी को उनके सवाल का जवाब सही मिल गया है। और डॉक्टर साहब ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर जो कोई गर्भवती है, जो पशु है, तो उसको बच्चा होने वाला है, तो अगर वो गलघोटू से ग्रसित हो जाती है और अगर फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या ऐसा कई बार हो सकता है कि ब्यात के फौरन बाद उसकी मृत्यु हो सकती है, तो जो उसका बच्चा होगा तो उसके लिए हम किस तरह के इंतजाम कर सकते हैं? देखिए, बच्चे को पहले तो आपने उसको बचाना है जी। अगर उसको मतलब सौभाग्यवश अगर उसने अपनी माँ से बीमारी नहीं पकड़ी तो उसको आप दूध पिलाएंगे, दूसरी भैंस का पिलाएंगे, कैसे उसका मतलब बचाव जैसे छोटे बच्चे का करते हैं जी, वैसे करना होगा। दूसरी बात यह है कि जब एडवांस प्रेगनेंसी में जब होती है, जो उसका बच्चा होने वाला है, ब्यात का बिल्कुल आखिरी टाइम है, उस समय पे हम लोग टीका लगाना उसको कोशिश करते हैं कि उस समय ना लगाया जाए जी। वो ये जरूरी नहीं है कि टीके का असर गलत हो। उसमें क्या होता है कि कई बार पशु जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो पशु इधर उधर कूदता है, कुछ करता है, तो उससे कोई नुकसान ना पहुंचे उसको। जी जी जी, जी। हाँ, कई बीमारियों को होता है कि आप प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं टीका, बच्चे पे कोई असर नहीं है टीके का, लेकिन अगर पशु इधर उधर कूदता है, कहीं गिरता है टीका लगाने से बचने के लिए, तो बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो आमतौर पे आखिरी के 2 महीने की प्रेगनेंसी में हम टीका लगाना उसको मतलब मना करते हैं। तो डॉक्टर साहब, साथ ही एक सवाल और जहन में आ रहा है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि ये गलघोटू जो बीमारी है ये भैंस और गाय में ही ज्यादातर देखी जाती है, तो क्या इसके अलावा भी और पशुओं में होती है ये? ऐसा प्रयोगात्मक ये कई पशुओं में बीमारी, जैसे अगर हम उसमें प्रयोगशाला में करते हैं तो खरगोश को, चूहे को, कई जगह ये ऊंट में मिली है। और भेड़, बकरी, सुअर, लेकिन उनमें इतनी भयानक रूप इस बीमारी का नहीं होता जितना कि गाय और भैंस में। आप ये कह सकते हैं लगभग प्रयोगात्मक है, लेबोरेटरी में मतलब जैसे इन्फेक्शन होगी उसको। जी, तो काफी जरूरी बात थी। और डॉक्टर साहब, कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि किसान भाई हमारे किस तरह से अपने पशुओं की नियमित जांच कराएं, और क्या कोई ऐसा समय निर्धारित है कि हमें इतने दिनों बाद हमारे पशुओं की जांच के लिए जो केंद्र है वहां जाना चाहिए चिकित्सक के पास? नियमित जांच का मैं आपको बता रहा था, जैसे टीबी है जी, टीबी पशुओं से आदमी को हो जाती है, तो टीबी की नियमित जांच लगभग पूरा साल जो है जी, काफी अस्पतालों में उसकी सुविधा रहती है जी, तो हमें उसकी जांच करवानी चाहिए। दूसरी एक बीमारी है ब्रुसेलोसिस, जिससे अबॉर्शन होता है, उसकी जांच, उसका भी टीका लगा के जांच हो जाती है, उसकी करवानी चाहिए। तीसरी बीमारी है आपकी एक जॉन्डिस डिसीज है, टीबी जैसी बीमारी होती है, तो आमतौर पे इन बीमारियों की जांच हमें नियमित तौर पे हर साल एक बार करवा लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारा कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने जा रहा है, तो चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि गलघोटू रोग के बारे में? किसान भाइयों को मैं एक ये सलाह दूंगा कि टीका लगवाने से ना डरें, और थोड़ा दिन 1-2 दिन दूध कम होने की चिंता ना करें कि ये दूध कम हो जाएगा 1-2 दिन और इसलिए जो है उसको भी टीका नहीं लगाना, ऐसा काम ना करें। रोग रोधक टीका समय पे लगवाएं। समय पे लगवाएं, यानी कि टीकाकरण बहुत जरूरी है।
जी। और हमें अगर अपने पशुधन को बचा के रखना है तो नियमित रूप से चिकित्सक के पास जाकर उसकी जांच और अच्छा और जो ताज़ा है वो आहार, तो ये 2-3 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो कि हमारे किसान भाई भी समझते हैं। बस जो ज़रूरी बात थी वो ये कि आप किसी भी परिस्थिति में टीका लगवाने से ना चूकें। जैसे शुरुआत में बताया था कि कई बार दूध उत्पादन कम हो जाएगा, इस आशंका के चलते हम पशुओं को जो दवाइयां हैं, जो टीके, उनसे दूर रखते हैं। तो किसान मित्रों, ये कुछ ही दिनों की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फिर हमारा जो पशु है उसका स्वास्थ्य पहले जैसा हो जाएगा। और कई बार तो देखा गया है कि टीका लगने के बाद जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं में तो वो बढ़ जाती है और दूध उत्पादन भी कई बार बढ़ जाता है, अगर अच्छा आहार खाने लगते हैं वो। कम नहीं होता जी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपने इस तरह से दिए कि मुझे लगता है कि अब कोई और शंका शुभा जो है वो बाकी रही नहीं है। तो इसी के साथ अश्विनी, अब हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होता है। अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत और मुझे यानी नीरा और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।